नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश के 6 के 6 उपचुनावों के परिणाम आज निकल गए हैं। 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं और कांग्रेस की सरकार का खतरा टल गया है। वहीं पे 4 जो लोकसभा चुनाव हैं, चारों के चारों कांग्रेस पार्टी हार गई है। भाजपा ने जीत दर्ज की है, विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत से हार गए हैं और अनुराग ठाकुर फिर से जीते हैं, राजीव भारद्वाज भारी मार्जिन से जीते हैं और शिमला सीट भी कांग्रेस ने खो दी है। जिन 2 सीटों की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी कि मंडी और शिमला में हम फाइट में हैं और हम जीतेंगे, तो इन सीटों को भी कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। और इस बार सरकार का ये सुक्खू सरकार का पहला इम्तिहान था क्योंकि लोकसभा भी 7 थे और 6 उपचुनाव भी थे। उपचुनावों में कहीं न कहीं लोगों ने सरकार का साथ दिया है कि सरकार बनी रहे, टिकी रहे। लेकिन व लोकसभा चुनावों में कोई भी जादू किसी भी तरह का नहीं चल पाया है। हालाँकि स्थानीय मुद्दों पे ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, लेकिन जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ पाई है। तो पहले की तरह ही हाल रहे 2019 वाले चुनाव के, लेकिन इस बार लीड जो है वो काफ़ी कम पे ला दी। क जहाँ वो 4-4 लाख से सीटें खोई थी, अब कोई 2 लाख से है, कोई 70,000 से है, कोई इस तरह से है अब। वो चीज़ नहीं है अब। तो लेकिन इसमें किसने क्या पाया, किसने क्या खोया? क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हमीरपुर पार्लियामेंट था इनका और दोनों का, और एक हमीरपुर जिले से थे, एक ऊना जिला से थे और दोनों पे 2-2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे। हमीरपुर जिला से बड़सर सीट को हार गए हैं। जो कांग्रेस के बागी थे, भाजपा की टिकट पे इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए हैं। सुजानपुर की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन से अपने ही प्रत्याशी को, कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए हैं। वहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने 2143 वोटों की लीड ली है। दूसरी तरफ हम जिक्र करें ऊना जिला का, ऊना जिला में भी 2 उपचुनाव थे। राकेश कालिया बहुत ज़्यादा मतों से जीते हैं और विवेक शर्मा विक्कू भी जीते हैं कुटलैहड़ से। वहीं पे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ये जिला है और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली से सतपाल रायजादा कांग्रेस के प्रत्याशी को 1695 की लीड दी है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा लीड नहीं है, लेकिन 17 हलकों में एक ही हलके में लीड आई है इस पार्लियामेंट में। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुक्खू अपने जिले में क्यों पिछड़ गए? हालाँकि वहाँ पे कई तरह के दावे किए जा रहे थे, 1 वोट सीएम को, 1 वोट पीएम को, लेकिन पड़ा नहीं कहीं न कहीं। तो आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। चमनकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता। विजेंद्र महरा जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो पठानिया जी, ये चुनाव का मतलब एक तरह से ठीक है, राज्य सरकार को राहत दे गया है, लेकिन कहीं न कहीं सक्षम नेतृत्व की पोल भी खोल गया है, क्योंकि अपने ही हलके में लीड ना दिलाना मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। वहीं पे अपने जिले की 2 सीटों में 1 निकल जाती है उनके हाथों से और एक जो सरगना का नारा इन्होंने धर्मशाला में दिया सुधीर शर्मा, वो लगभग 5000 से ज़्यादा मतों से जीत जाते हैं। ये क्या संकेत देता है? जी, बिल्कुल प्रधान। डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने एक जिक्र किया पहले कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री और दो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास था इनका जिम्मा। तो पहाड़ी में जिस तरह से कहते हैं कि दो तेरियां दो मेरियां, बट ये भी सच्चाई है कि ये दो तो जीत ली, लेकिन जिस हाईकमान की ये पूजा करते हुए नहीं थकते हैं, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के नेता हों, उस हाईकमान, उस कांग्रेस हाईकमान की जो झोली है वो खाली रह गई यहाँ पे। ये सबसे बड़ा जी, फैक्टर। एक फैक्टर आपने खुद गिनवाया कि सतपाल रायजादा को टोटल 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र जो कि हरोली है वहां से लीड मिली। तो बहुत बड़ा एक झंझावात जो है, जो सियासत में एक बवंडर जो है, अब आने वाले दिनों में खड़ा होगा। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुकेश एक बार फिर खुद को साबित कर गए हैं कि जहां पर जिस तरह की कोई भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट जिसको कहते हैं, उसमें होता क्या है कि
कुछ एक बयानवीर होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री की एक खासियत है कि ये बंदा चुप रहता है। जब हो जाता है तो सामने सबूत आ जाता है। अब खुद देखिए कि गांधी फैमिली का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर की पीठ लगती है तो सिर्फ हरौली में, और जहां से चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां पर उनकी पीठ अनुराग ठाकुर लगवा देते हैं। अब एक बात और आपने सही की कि एक वन वोट फॉर सीएम, वन वोट फॉर पीएम, तो उसकी आड़ में तो कुछ हो सकता है, लेकिन जब बात इस तरीके से आ जाती है कि आपके जो हाई कमांड है उसका प्रेस्टीज इशू है कि अनुराग ठाकुर को ठिकाने लगाया जाए, तो अनुराग ठाकुर मैदान से तो निकल जाते हैं। सीने पर सिर्फ एक गोली लगती है और वो सियासी गोली जो है वो हरोली से चलती है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के भीतर अब वो बात जो आपने भी कही और मेरा भी यही मानना है कि आने वाले दौर में जो एक लीडरशिप का सवाल है वो खड़ा होगा, क्योंकि जब चुनाव हुए थे तब भी और कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी तब भी ये शोर मचा था कि हमने वोट उस व्यक्ति को दिया था जो 5 साल उसके साथ सत्ता पक्ष के साथ भिड़ता रहा था। तो ले देकर वही चीज आ गई कि मुकेश ने एक बार फिर साबित कर लिया। अब ये तथ्य बता रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक बातचीत तो यहाँ पर ये साबित हो चुकी है। रही बात सुधीर शर्मा की, तो देखिए यहाँ पर धर्मशाला में सबसे बड़ी बात यही आई कि सुधीर शर्मा जो एक मेन फोकस होता है, एक टारगेट होता है पॉलिटिकल टारगेट की, सुधीर शर्मा को हिट करना है, क्योंकि सुधीर शर्मा को सरगना कहा गया। तो सरगना तो अगर इन्हीं दो शब्दों के बीच में चलूं तो जो सियासत की सरगम के तहत सारे गाने जो हैं वो ये सरगना गा गया यहाँ पे और पब्लिक को पटा भी लिया। और जितना अब जी, देखिए जब कांग्रेस की टिकट पे सुधीर लड़े थे तो 3,000 के करीब मार्जिन रहा था इनका, और जी, अब देखिए लगभग 6,000 के करीब पहुंच गए, यानी कमोवेश डबल मार्जिन वहां पर ले लिया। तो जी, सवाल उठना लाजमी है कि जी, ऐसा क्या हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि जो 1.5 साल सरकार बनने के बाद जो बवाल खड़ा था सत्ता में हिस्सेदारी का, उसमें कांगड़ा इग्नोर था। इसी की सजा जी। आनंद शर्मा को भी मिली यहाँ पर, क्योंकि नेताओं को तो वो हिस्सेदारी जो थी नहीं, वो तो दी मंडी नहीं गई। मंडी में भी मंडी इग्नोर भी थी। मंडी की सजा विक्रमादित्य को मिली है वहां पे। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल मंडी में तो नेतृत्व भी खत्म हो गया है। 2 चुनाव लगातार हार गए, विधायक ही कोई नहीं चुनकर आ रहा है। ये हालत है मंडी से। बिल्कुल वो सजा वहां पर मिली है कहीं ना बीजेपी ने कहीं, वो एक बीजेपी खामी ने रही है। बिल्कुल बीजेपी ने वहां पर अब खुद को जैसे मर्जी साबित किया, कर लिया। अब वहां पर देखिए कि पंडित सुखराम फैमिली, जिसके एक दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल खासम खास माने जाते थे, वो वहां पर बीजेपी के खाते से पूरी एक प्रोटेक्शन वॉल जो है वो वहां पर बनकर खड़े हो गए, और एक बार फिर साबित हो गया कि ये सारी चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है माफी चाहूंगा कि विक्रमादित्य सिंह की मदद किसने की वहां पर। विक्रमादित्य सिंह के सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, उसके बाद नितिन गडकरी, उसके बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, उसके साथ जेपी नड्डा, छठे नंबर पर आ जाती हैं खुद भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत, वो खड़ी थी। और ये भी हकीकत है कि विक्रमादित्य की मदद के लिए कोई कांग्रेसी जो बड़े लीडर हैं जी, जिनमें वो वहां पर मंडी की जमीन पर नहीं पहुंचा सिवाय मुकेश अग्निहोत्री के। तो चलिए, जो चलिए, आपने कहा कि एक सक्षम नेतृत्व चलिए। पुख्ता, उसके ऊपर तो सवाल खुद ही अब कांग्रेस के भीतर जी, जी, खुद बिल्कुल खड़े हुए। सवाल खड़ा हो गया है। चलिए मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, राहुल गांधी जी की झोली तो भरी नहीं गई, खड़गे जी की झोली खाली रहेगी कहीं ना कहीं। नई सरकार थी, उम्मीद थी कि मंडी को बरकरार रखते, शिमला को लाते, कुछ और भी करते, लेकिन चुनाव से जब से सरकार बनी है, आपका जो संगठन था, संगठन की आपकी कमजोरी देखी गई है, सरकार की कमजोरी देखी गई है पूरे चुनाव में। क्योंकि
विधानसभा चुनावों से पहले आपका संगठन बिल्कुल ठीक-ठाक था, उसने पटकनी दी और डबल इंजन को भी फेल कर दिया हिमाचल में। उसके बाद 14 माह में संगठन को इतना कमज़ोर कर दिया गया, कहीं न कहीं आपसी जो मतभेद थे, वो झलकते रहे। प्रतिभा सिंह जी बार-बार कहती रही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की मंडी खाली छोड़ी है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? वो आज परिणामों में भी आ गया। जो उन्होंने बातें कही थी, मंडी में एक तो आपके एक विधायक हैं, वो हमीरपुर पार्लियामेंट में हैं, जो जीत के आए हैं। पिछले बार भी आपका कोई विधायक नहीं था उससे पहले। एक तो वहाँ की लीडरशिप खत्म हो गई है मंडी की, उसका अगर उनको चेयरमैन या सरकार में एडजस्ट किया होता, तो आज परिणाम कुछ और होते। वहीं वर्कर आपने 14 माह तक छोटी-छोटी कमेटियों में भी नहीं डाले। यही स्थिति कांगड़ा के साथ थी लगभग, लेकिन मंडी में ज़्यादा थी। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी, प्रेम जी। डॉक्टर साहब, ये जो आप मंडी कांगड़ा की बात कर रहे हैं और किसी को चेयरमैन बनाने की, एडजस्ट करने की, चलिए ये एक कहने के लिए बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे चुनाव क्षेत्र जहाँ से सरकार में मंत्री थे, विधायक थे, विधायकों में से कुछ सीपीएस हैं, कुछ को चेयरमैन भी बनाया गया, तो ऐसे भी चुनाव क्षेत्र हैं, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि हमें जो नतीजे हैं उनको अगर देखें हम तो बढ़त नहीं मिली है। तो ये इसको एक बड़ा कारण अगर समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं होगा। वास्तविकता ये है कि पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रही है और इसको लेके सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्टी ने चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने कोई चुनाव लड़ने में कमी छोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुछ सोच जो है वो बदल जाती है। उसको समझने में कहीं ना कहीं हम गलती खा गए हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। युद्धवीर जी ने ठीक कहा, मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, गडकरी जी भी आए, जयराम भी थे और कंगना रनौत अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी है, सिने तारका है, उनका अपना एक ग्लैमर पूरे चुनाव में रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत ताकत के साथ, मजबूती के साथ और पूरी जिसको कहते हैं कि सिंसेरिटी के साथ इस चुनाव को लड़ा और अच्छा मुकाबला उन्होंने किया है। कांगड़ा की बात है, कांगड़ा में तो इतने सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस वहाँ पिछड़ी है। तो इन सारे कारणों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जोड़ के, उनकी राजनीति के साथ जोड़ के कि अब आने वाले समय में लीडरशिप का प्रश्न पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव क्षेत्र का जो उपचुनाव हुए हैं, अलग-अलग जो राजनीतिक पहलू है वो रहा है। आप कह रहे हैं कि ऊना के 2 चुनाव जो हैं वो जीते, कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जीते। वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, अच्छे प्रत्याशी वहाँ कांग्रेस पार्टी को मिले। राकेश कालिया 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं, हैवी वेट लीडर थे। इसी तरीके से जो हमारा कुटलैहड़ चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से विवेक चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पिता उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष थे। पिछले चुनावों में भी वो एक प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट से चूक गए थे, लगातार उस चुनाव क्षेत्र में सक्रिय थे। और लखनपाल जी की जहां तक बात है, वो एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है और इस छवि का उनको लाभ मिला है। ये जो दोनों प्रत्याशी थे, सुधीर हो चाहे लखनपाल हो, ये राजनीति के एक तरह से बड़े चेहरे थे, तो इनके मुकाबले में निश्चित तौर पर हम इनके मुकाबले का प्रत्याशी नहीं उतार पाए। ये एक बहुत बड़ा कार्य इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में रहा है। तो ये यही से प्रेम जी कांग्रेस की कहीं न कहीं जो नेतृत्व की आपस की लड़ाई है वो झलकती है, क्योंकि धर्मशाला में जिसको मुख्य टारगेट पे रखा मुख्यमंत्री ने, वहाँ पे आप कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। वो बात किसी और की होती है, सर्वे में कोई और होता है, मुख्यमंत्री किसी और का चयन कर लेते हैं। यही हाल आपका बड़सर में रहता है। तो अगर कैंडिडेट यहाँ भी दिए जाते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। डॉक्टर साहब, जहां तक धर्मशाला का प्रश्न है, धर्मशाला में जिस व्यक्ति को टिकट देने की कुछ लोग बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनावों में वो प्रत्याशी थे, अभी उन्होंने आजाद के तौर पर भी लड़ा है। मुख्यमंत्री की बड़ी स्पष्ट सोच ये थी कि एक चुनाव क्षेत्र में तो सुजानपुर में हो गया कि हमने जो भाजपा से चुनाव लड़े थे प्रत्याशी, उनको कांग्रेस का टिकट दिया, वहां हमारी मजबूरी थी और वो जो फैसला सही भी साबित हुआ है वहां।
लेकिन हर चुनाव क्षेत्र में हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे। प्रेम जी वो मजबूरी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं जब परिणाम आए हैं उसके बाद बात की जा रही है कि धूमल जी का बदला लिया सुजानपुर वालों ने। वहां पे कोई मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस का करिश्मा नहीं था। मगर धूमल जी का बदला लेना ने 5 चुनाव लड़े, एक वोट बैंक अपना तैयार किया था, वो कहीं ना कहीं लिया है, कुछ भाजपा का भी पड़ा होगा उनको। तो ये सवाल आपसे सहमत नहीं कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ कि अगर ये बदला लोगों ने लेना होता धूमल साहब की हार का, तो जो पिछला चुनाव जब राजेंद्र राणा लड़े थे, तब भी धूमल साहब ने, अनुराग ठाकुर ने तो आंसू भी बहाए थे सुजानपुर में कि मेरे पिताजी को हराया है, तो उन आंसुओं का भी असर नहीं हुआ था। राजेंद्र राणा तब भी जीत गए थे। तो उस वक्त राजेंद्र राणा को लोग हरा देते या धूमल साहब के आशीर्वाद से किसी को हारना जीतना था, तो ये फैसला तभी हो जाता। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत बड़ा जो एक कारण रहा है, वो ये कारण रहा है कि जो दल बदल किया जिन लोगों ने, उन लोगों को जनता ने स्वीकार नहीं किया उनकी राजनीति को, इस वजह से हारे। और 2 चुनाव क्षेत्र जहां भाजपा जीती है, वहां हम मजबूत प्रत्याशी उतारने में कामयाब नहीं हुए। अगर हमारे प्रत्याशी समय से घोषित हो जाते और मजबूत प्रत्याशी होते, तो निश्चित तौर पर ये सीटें 2 जो हैं, ये भी हम जीते। जी संजय जी, दावा था आपके नेताओं का, आप लोगों का, सबका, कि 4 तारीख को सिंहासन दोनों बदल देंगे। दिल्ली में भी सिंहासन, चलो आप बहुमत के करीब हैं, लेकिन बैसाखियों के सहारे हैं। हिमाचल में आपने 4 सीटें जीत ली हैं, लेकिन वो 4 लाख, 4.25 लाख के मार्जिन उड़ गए हैं, धराशायी हो चुके हैं, बीच का जो गैप था। लेकिन वहीं 4 सीटें भी आपने खोई हैं। जो आप कांग्रेस से एक मेहमान लाए थे, वो 4 मेहमानों को जनता ने नकार दिया है। डॉक्टर साहब देखिए, हमारी प्राथमिकता इस चुनाव के अंदर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, जो परिस्थितियां प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बनी वो एक अलग तरह थी। लेकिन लगभग पिछले 2 वर्ष से, जो हमारी 1.5 वर्ष से जो तैयारी चल रही थी, वो थी लोकसभा चुनाव के लिए। और लोकसभा चुनाव के लिए जो हमने टारगेट अपना सेट किया था, उसको हमने अचीव किया है। हम 4 की 4 सीटें जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। क्योंकि 2019 में राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न थी प्रदेश में, इसलिए वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश में एक अलग परिस्थिति बनी थी। और एक ऐसी आंधी जो है वो आई थी, जिसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी जो है वो, जिनका हम हमारी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लगता था 50,000 लाख से 1.5 लाख से जीतेंगे, वो 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीते। लेकिन इस समय भी हमारा, इस बार भी हमारा जो एक टारगेट जो हमने तय किया था, उस टारगेट के अनुसार हमारी जीत हमारी भावनाओं के अनुरूप हुई है और हम अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए हैं। जहां तक रही उपचुनाव की बात, ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बनी होंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ स्थानीय लोगों की कुछ भावनाएं किसी तरह की हो सकती हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री का जो टारगेट था वो तो उपचुनाव थे, और उपचुनाव में भी धर्मशाला के अंदर जितना सरकारी दल बल का आप सदुपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, वो दोनों तरह से करने का प्रयास किया। जिस तरह से यहां धन बल भी फेंकने की जरूरत पड़ी, वो भी मुख्यमंत्री ने कहा किया, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और निश्चित तौर पे एक प्रश्न उठता है, जब मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र के अंदर जो है, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप जो है, आप अपनी ही सीट के ऊपर आप अपने प्रत्याशी को, जो कि आपकी पहली पसंद है, उस प्रत्याशी को आप अगर लीड नहीं दिला पाए हैं, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के ऊपर भी, मुख्यमंत्री की क्षमता के ऊपर भी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक कौशल के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी ये प्रश्न पैदा करेगी। राजनीति कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, ये प्रश्न पैदा होगा कि आप क्यों प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि आप अपने ही घर में आप अपने को सहज नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक तौर पे। आपने आपकी कैंपेन, आप पूरे प्रदेश जीत जाइए, अगर आप अपना घर हारते हैं तो निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे प्रश्न उत्पन्न होंगे। दूसरी चीज ये है कि आप, ठीक है, परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां जो राजनीतिक परिस्थितियां उपचुनाव की अगर खड़ी हुई, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं जिम्मेदार नहीं है। अगर उसके लिए भी जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को, उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। और वही विधायक थे जिन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई षड्यंत्र किया, उनके विधायक खुलेआम बोलते थे
कि आपकी कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं हैं, आप हमें जनता के बीच में जाने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हम आपकी कार्यप्रणाली से दुखी होकर के आपसे अलग होने का फैसला कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव के भीतर उन्होंने दिखा करके मुख्यमंत्री को आईना दिखाया, वो वोट ही नहीं दिखाया अपना, मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पे आईना दिखाया कि आप कहां खड़े हैं। तो इस मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया, वो अपने जिले में ही पिछड़ गए हैं, ठीक है बात है, उनको आईना दिखा दिया। नहीं, लेकिन सुनिए प्रेम जी, आईना तो दिख गया मुख्यमंत्री को, कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो उन्होंने साबित करना था उस पर मोहर लगवानी थी, इन चुनावों में नहीं लगवा पाए हैं। पूरी तरह से मोहर नहीं कहा जाएगा उसको, देखिए आगे आगे क्या होता है। खेल कई तरह के खेल होंगे, अपने ही लोग भी खेलेंगे। अब पहले बाहर के लोग खेल रहे थे, अब अपने खेलेंगे खुद के। चलिए संजय जी, सवाल ये है, बाकी जो आपके पास आए उन्होंने खो ही दिया, सब कुछ पाया कुछ नहीं, और रवि ठाकुर तो अपनी जमानत तक गवा बैठे। देखिए बाकी उन्होंने तो खो दिया आपके पास आके। अब तो कोई हिमाकत भी नहीं करेगा, भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, वो कांग्रेस के अंदर रह के ही जोर आजमाइश कर लेगा, लेकिन आपकी तरफ नहीं जाएगा कोई। पथरिया जी, जो प्रदेश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई थी और जिस तरह से उन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया, उन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा रखी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजनीतिक तौर पे इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पे ये पाया कि जो विधायक आए हैं उनको विधायकों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को वहां से जो अनसीट हुए हैं उनको पार्टी में लेकर के कोई ऐसा वो नहीं देना चाहते थे, कोई संदेश राजनीतिक तौर पे कि हमारे पास अगर कोई जुड़ा है तो उसके राजनीतिक हितों का ख्याल भी रखेंगे, और नैतिकता बनती थी कि हम उन विधायकों को विधानसभा का उतारते, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और उनको उतारा। लेकिन भविष्य का फैसला जो है, हर किसी के भविष्य का फैसला भारतीय हो गया, दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। संजय जी, सेंटीमेंट जनता के हिमाचल विधानसभा चुनावों में अलग होते हैं और पार्लियामेंट के लिए अलग होते हैं, ये शुरू से देखते हैं। चलिए निश्चित तौर पे मैं खुले तौर पे मैं स्वीकार करता हूँ कि निश्चित तौर पे जनभावनाएं जो थी, ट्रेंड है, आज का ट्रेंड है कि अग्निवीर 4 लोग आपने बना दिए हैं। कुछ देखिए मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि जनता ने हमारा समर्थन जो है वो देश के चुनाव के लिए हमारा समर्थन किया है, और दूसरे चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने गुण दोष के आधार के ऊपर अगर मत दिया है, तो निश्चित तौर पे पार्टी जो है वो आने वाले समय के ऊपर इन बातों के ऊपर समीक्षा करेगी, और जो भी भविष्य की बेहतरी के लिए हो सकता है उसके ऊपर पार्टी खुले मन से विचार करेगी, और जो कहां हम जीते हैं और कहां हम नहीं जीत पाए हैं इसका भी मंथन पूरी तरह से होगा। चलिए विजेंद्र मेहरा जी जुड़े हैं। विजेंद्र मेहरा जी, ठीक है 4 सीटें जीत के, लेकिन 4 पार्लियामेंट हारे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे हैं। आपको क्या लगा फील्ड में जाकर की कमियां, जैसे कि कमियां मुख्यतः आई कि 1500 रुपए अगर देने थे महिलाओं को पहले दे देते। एक मंडी पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर ये 1500 रुपए प्लस जो जुबानबाजी चल रही थी, जुबानी हमले एक दूसरे पे चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा ने ढाल बनाए थे। जी विजेंद्र जी। राजीव जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे पूरे देश का चुनाव के आज नतीजे आप देख रहे हैं, ऐसी जगह जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले कुछ वर्षों में जो नैरेटिव बिल्ड किया था, वो एक प्रयोगशाला बनाई थी उत्तर प्रदेश, आज के चुनाव के नतीजे आपने भी देखे कि जहां भगवान श्री राम का मंदिर बना उस सीट पर भी बीजेपी लूज कर रही है। जिस प्रदेश के अंदर जो है अधूरा मंदिर है, जनता का कहना कि सिर्फ मूर्ति स्थापित की है, अभी तक पूरा मंदिर कहीं नहीं बना, 25% मंदिर ही बना है। मैं उस बात को जोड़ना चाह रहा हूँ, नाराज थी जी। हाँ, हिमाचल से उसी बात को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। और जिस प्रदेश के अंदर ये सारा काम हुआ, जिसको एक पूरा लेबोरेटरी बनाया गया, उसके अंदर भी भाजपा पिछड़ गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो पूरे देश के अंदर एक बात गई कि लोकतंत्र पर खतरा है और संविधान खतरे में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है या इंडिया जो गठबंधन है, शायद ये कमजोरी हमारी रही कि हम इस चीज को जनता में नहीं ले जा पाए, क्योंकि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा
दलित पॉपुलेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जी, तो अगर जी। संविधान खतरे में है, अगर लोकतंत्र खतरे में है, अगर आरक्षण खतरे में और वाक्य में खतरे में, ये सारी चीजें, तो इसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार और जो सत्तासीन पार्टी है और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, शायद उनमें ये कमी जरूर बिल्कुल। रही कि उस चीज को हम ले जा नहीं पाए हिमाचल के अंदर, जहां संभावना ज्यादा थी, क्योंकि दलितों की संख्या ज्यादा है और ट्राइबल की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। दूसरी बात यह है, जो बेरोजगारी का प्रश्न है, पूरे देश में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार नंबर 1 हरियाणा है, दूसरा त्रिपुरा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा जो है बना आज पूरे देश के अंदर, और उस बेरोजगारी के मुद्दे को भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उसमें खास तौर पर जो अग्निवीर की योजना है, पूरे देश में जो चर्चा हो रही है, तो अग्निवीर की चर्चा सबसे ज्यादा कहाँ होगी? हरियाणा के अंदर होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, हिमाचल के अंदर होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, राजस्थान में होगी। ऐसे जो राज्य है जहां से बहुत ज्यादा फौजी जाते हैं देश की सेवा करने, तो ये अग्निवीर का भी जो मुद्दा था, इस मुद्दे को उठाने में शायद हम उस तरीके से सक्षम नहीं हुए, ये बात तो कबूल करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात और भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है, ये इस प्रदेश के अंदर भी किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बात की गुंजाइश ज्यादा थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था लोकसभा के चुनाव के अंदर, लेकिन जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया पूरा, और जिस तरीके से धर्मांधता के साथ उन्होंने क्षेत्रवाद को भी जोड़ा है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जी। इस पैनल में जो मेरी बात से जो है ये वो करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन ये मंडी लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरीके से क्षेत्रवाद की हवा जो जिस तरीके से चलाई, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी इस तरीके से चला था, ये एक नए तरह का जहर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर घोल रही है, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ रहा है, जिसको रोका जा सकता था। और जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, अगर उत्तर प्रदेश में हो सकती है, तो हिमाचल के अंदर क्यों नहीं हो सकती सोशल इंजीनियरिंग? जो हिमाचल प्रदेश के इतने सारे दलित संगठन थे, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल होने के नाते उन्होंने पहलकदमी की उनसे बातचीत करने की? जो ओबीसी के संगठन थे, क्या उनसे पहलकदमी की? बहुत सारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, क्या उनके साथ जो है बातचीत करने की पहलकदमी की थी? क्या बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, क्या उनसे पहलकदमी की थी बातचीत करने की? अगर ये सारा जो है काम अच्छे तरीके से हुआ होता, तो निश्चित तौर से हिमाचल के अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग होती, बेरोजगारी भी एक मुद्दा बनता, अग्निवीर भी मुद्दा बनता। इसमें तो जरूर कहीं ना कहीं कोताही रही है, जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं इलेक्शन से 3 दिन पहले सुन्नी में था, तो मुझे शिमला शहर के अंदर एक फागली जगह आप सभी जानते हैं, वहां से एक फोन आया। एक कोई महिला थी जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर पहचानता था, मजदूर हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर। तो उन्होंने कहा, भैया आप कहाँ हैं? क्योंकि आप यहाँ फागली में आइए, क्योंकि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है 500-500 रुपया और ठंडे की बोतलें बांट रहे हैं। तो इस तरीके का धनबल का भी प्रयोग हुआ है जरूर चुनाव में। आप सबको मालूम है कितना सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। ये सुन्नी का डैम बना, ये धौला सिद्ध का डैम बना, इसमें जो है 45 करोड़ रुपए जो इन्होंने इकट्ठा किया, उसके जरिए वो जो तोड़ फोड़ की, सरकार को गिराने की कोशिश की। और वो आज तो जनता ने खैर एक तमाचा तो मार ही दिया भारतीय जनता पार्टी को, कि 4 तो इनके हरवाए ही हैं, सरकार को तो उन्होंने बचाया उस तरीके से जनता ने। लेकिन हाँ, लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं कमी रही, और जिसके कारण जो है चारों लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन हारा है। जी आस्था जी, चुनाव ठीक कहा इन्होंने, भुजिंदर जी ने, कि चुनाव में जो मूल मुद्दे थे, संविधान को खतरा, आरक्षण का, जो काम करके बाकी जगह देश में कई जगह काम करके, यहाँ पे मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा अपनी उपलब्धियों पे, और उपलब्धियां कोई 14 माह की खास नहीं है। सिर्फ आप एक ओपीएस को कर दें और बाकी छोट-मोट काम सारी सरकारें करती हैं। वो और आपदा का भी सिक्का नहीं चला। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके कहीं न कहीं इनको ही घेर गए कि जांच करेंगे, पैसे का घपला हुआ है। ठीक है? वो उनकी बात पे लोगों ने विश्वास कर लिया कहीं न कहीं, और बाकी जो मुद्दे थे इस तरह के, वो बौंड रह गए। इसके लिए कमी सरकार और संगठन की रही है, क्योंकि आप लोग तो सहयोगी दल थे इनके। करना तो उन्होंने था, और एक तो कैंडिडेट भी देरी से दिए गए। कई चीजें इन्होंने की जो कि चुनाव इस तरह से चुनाव नहीं लड़ जाते हैं। कमियां आज दिख रही हैं नतीजों में। जी आस्था जी। जी देखिए, पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा एक नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे अलग अलग हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि यहाँ पे जो सरकार थी उसके ऊपर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा था कि कहीं 6 की 6 सीट्स अगर ये भाजपा ले जाती है, तो वो पहला संदेश तो काफी पॉजिटिव आया है। और मैं पहले भी काफी बार भी आपको बता चुका था कि कांग्रेस ने जो
प्रेम जी ने भी सही बात की। मुझे पहला कारण तो यही लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत डिले कर चुकी थी, बहुत डिले कर रही थी, जबकि सरकार को भी पता था, संगठन को भी पता था कि बाकी लोग तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं और ना उनमें कोई क्षमता थी, क्योंकि चुनाव जो है अब वो आम आदमी या आम दल के उससे पहुंच से बाहर हो चुका है। खास करके अगर आपको विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ना है तो वो बात बिल्कुल मुझे भी लगता है कि एक रीजन धर्मशाला सीट की या बड़सठ सीट का वो भी कारण हो सकता है। लेकिन अच्छा नतीजा 4 जगह पे जो दिया है कि अगर आप दल बदल करते हैं तो उसको खास करके जो एक कैंडिडेट आए थे और उनके पिताजी के ऊपर बहुत बड़े आरोप भी थे कि वो उत्तराखंड में कैसे उन्होंने वहां पे जब त्रास दिया थी बिल्कुल उसके फंड का वो करने सबसे ज्यादा मतों से यही सीट हारी है भाजपा ने। और वो ओवर एम्बिशियसनेस और एक ही ऐसी वो करना, इनसे पूरी स्थिति अभी ये जो 3 के रेजिग्नेशन हुए हैं उनके हो गई है। अब लेकिन जो भी दूसरी बात में जो संजय भाई बोल रहे थे कि अब कांग्रेस के भीतर आपसी वो भी हो जाएगी और इसका ठीकरा हो सकता है सीएम के नाम पे आएगा, तो ये तो सभी दलों में होगा। अगर यही पैरामीटर स्थापित होते हैं तो योगी जी का पहला नंबर लगने वाला है फिर तो। बिल्कुल सबसे बुरी स्थिति में तो यूपी ने दरवाजा बंद किया है आपके लिए। होता है, नेता पे ठीकरा तो फूटता ही है। लेकिन लोकसभा का जो सबसे बड़ा मुझे कारण जो दिख रहे थे और मैंने जो कहा भी, देखिए हम तो सहयोगी दलों में बेशक नाम के थे ना, तो इन्होंने कभी कांग्रेस ने इतनी वो जिसको बोल सकते हैं कि इनमें क्या या तो एरोगेंस उतना ज्यादा था कि हमें तो कभी किसी मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया, ना ही किसी से। हालांकि ये सीपीआईएम ठीक थी जो बार बार हमें कॉल भी करते थे और बताते थे कि तो हम तो गए, हमने तो ये भी कहा कि भाजपा को आप हराओ। हमने ये नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति ने हमने कहा कि हम मेरे लिए तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन भाजपा को हटाना जरूरी इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के साथ हिमाचल में खास करके जो इन्होंने हरकत की थी वो अच्छा एक संदेश नहीं है। नहीं, उसका तो इनको एक मैंने शायद आपको भी बताया था चैनल में, मैं बार बार जो कह रहा था कि देखिए भाजपा के साथ ये एक मंडी सीट जो है इनकी थी, लेकिन कंगना जी के आने से वोट काफी नीचे चला गया था और मैं ये कह रहा था कि अब ये सीट 20,000 के ही डिफरेंस पे आएगी, या तो कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ। तो मुझे उतना अंदाजा कुल्लू वाली रीजन्स का नहीं था, मंडी से साफ दिख रहा था कि वहां मेहनत बहुत ज्यादा भाजपा कर रही थी और कांग्रेस की ओर से वो जयराम जी खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो तो उनका अपना चुनाव था, जाहिर है उनकी लोकप्रियता इस पार्लियामेंट में बन चुकी है। रैलीज करवाई गई, मीडिया ने इतना हाइप किया था, मुझे लगता है नेशनल टीवी पे 543 सीटों में से अगर सबसे ज्यादा किसी को टाइम मिला है या जितना मीडिया का वो किया है तो मेरे को लगता है वो कंगना जी के लिए था। तो उसने ये काम अच्छी वाली भांति खास करके युवकों के लिए या जो सोशल मीडिया पे रहते हैं वो काम पॉजिटिव किया। अदरवाइज अगर आप उनके बयान देखिए तो हर बार उन्होंने एक बयान दे करके अपने 5-5 हजार वोट कम किए हैं, हर बार वो कुछ भी बोलते थे। लेकिन एक जो नेशनल लेवल पे आपको मानना पड़ेगा राजीव जी और मेरे ख्याल से सभी लोगों को, इस देश की खूबसूरती आप देखिए, एक ऐसा चुनाव था जो देश में केवल लोगों ने लड़ा है किसी भी मुद्दे का। देखिए अगर ये मुद्दा होता, हिमाचल के लोगों को अगर ये समझ आता कि केंद्र ने जो इनके साथ वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, उस पे वोट नहीं किया है लोकसभा में, और जैसा विजेंद्र भाई बोल रहे थे अग्निवीर योजना के प्रति हिमाचलियों ने तो कर दिया ना, हिमाचलियों ने तो कर दिया 4 सीटों पे। चलिए वो देश में जो, चलिए उदयवीर जी उप मुख्यमंत्री का बयान मैं देख रहा था अभी कि उन्होंने कहा है कि 4 पार्लियामेंट हम कहीं ना कहीं इसलिए भी हारे हैं कि हमारा जो ज्यादा ध्यान था उपचुनावों पे था। ये एक बयान आया उनका। तो ये अभी से इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं बचने की राह तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री ने रास्ता बता दिया, मुख्यमंत्री भी उसी रास्ते पे चलेंगे। हकीकत है, ये गलत बयान नहीं है। फोकस तो वहीं पे रहा क्योंकि राज अपना है, खतरा अपने राज पे आया था, ना कि दिल्ली दरबार वाले, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से दिल्ली दरबार तो है ही नहीं कांग्रेस का। तो फोकस तो इनका रहा, इस पे कोई दो राय नहीं है। और मुकेश अग्निहोत्री को एक सियासी बीमारी कहूं या कुछ और कहूं कि वो जब बोलते हैं तो फिर आगा पीछा नहीं देखते कि सियासत में क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन बीइंग ए एनालिस्ट मेरा ये मानना है कि अब कुछ ना कुछ तो डॉक्टर साहब ऐसा होगा जिसके जो धुरी है
वो वहीं पे जाके अटकेगी जहां पे मुकेश अग्निहोत्री ने इसको घुमाकर छोड़ा है कि ध्यान जो था वो उपचुनावों पर था। और यही असल मुद्दा है कि अगर केंद्र में एक एक सीट के लिए मुकाबला होने की अब अंदेशा बन चुका है, अगर कहीं पिछड़े तो यहाँ पर बवाल खड़ा होगा, क्योंकि केंद्रीय नेताओं की फहरिस्त में पहले अभिषेक मनु सिंघवी को एक तरह से सियासी रगड़ा दिया गया, अब आनंद शर्मा को सियासी जो रगड़ा था वो दे दिया गया, क्योंकि इतने विधायक होने के बावजूद ये लोग आनंद शर्मा का वजूद नहीं बनवा पाए, या जो अपना वजूद था उसका दम आनंद शर्मा के लिए नहीं लगा पाए। तो जाहिर सी बात है कि अब जब दिल्ली दरबार में चर्चा होंगी तो अभिषेक मनु सिंघवी का भी कद कम नहीं है, और आनंद शर्मा का भी गांधी फैमिली में जो एक रसूख है वो कम नहीं है। इस रसूख का असर तो हिमाचल की सरकार पर देर सवेर जरूर आएगा। सर जी, जो सरकार का खतरा तो उदयवीर जी टल गया है, लेकिन ये जो 4 अग्निवीर, आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये है कि 4 जो हारे हैं बाकी कांग्रेस के बीजेपी में जाके, इन अग्निवीर के लिए क्या दोबारा रास्ते भाजपा खोलेगी? जिस तरह से बिल्कुल कुटलैड़ में वीरेंद्र कंवर, मार्कंडेय जी ने भी अपना दिखा दिया कहीं ना कहीं, वीरेंद्र कंवर जी ने चुप रह के अनुराग जी का काम करके कहीं ना कहीं जता दिया है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, राजेंद्र क्योंकि राणा राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिनमें भाजपा को जो हेकड़ी वाला आलम था कि हमने कर दिया, अब कैडर को करना पड़ेगा, अब वो नहीं होगा। ये अग्निवीर अगर देर सवेर हमेशा के लिए शहीद हो जाएं तो हैरानगी वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा के लिए बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इन्हें हर तरह का बैकअप दिया गया था तब भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो अब ऐसे में भाजपा जो एक तरह से मैं ये कहूं कि डंडे के बल पर हाँकी जा रही थी, जो ग्रास रूट की भाजपा थी, अब वैसा तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अग्निवीर आए, जो भी बकौल सुखू साहब की ब्रीफकेस थे, तो 12 लाख की तरह इस तरह से एक सामान्य अग्निवीर लेकर आता है और बाकी जिंदगी उसको उसी के सहारे गुजारनी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर उनके आरोप सही है तो बस जमा पूंजी सियासत की वही रहेगी, आगे शायद ही मौका नहीं मिल पाए। डॉक्टर साहब जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ये हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे विधानसभा उपचुनावों के तो कांग्रेस की फेवर में आ गए हैं। 4 लोग जीत गए हैं, 2 सीटें हारी हैं, और जो 2 सीटें हारी हैं, मुख्यमंत्री के जिले से हमीरपुर से 1 सीट हारी गई है, उनके साथ लगते हल्के की सीट है। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में भी अपने पार्टी प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी सवालिया निशान उठे हैं। वहीं पे 4 लोग जो कांग्रेस से बगावत करके भाजपा के टिकट पे लड़े हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि वो अग्निवीर हो गए हैं। उनके लिए आगे के लिए रास्ते भाजपा दरवाजे अपने बंद करेगी, क्या करेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सुजानपुर से आते हैं राजेंद्र राणा, और वहीं से हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर। अब क्योंकि बतौर पूर्व विधायक दोबारा से उभर पाना उनके लिए मुश्किल होगा, और मुख्यमंत्री भी इसी जिले से हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी पनपने नहीं देंगे। सुधीर शर्मा ने अपना कद निकाला है, उभारा है, बड़े कांगड़ा जिला से हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि भाजपा के अंदर भी बड़ी है और जनता के, क्योंकि उन्होंने वोट भी ज्यादा लिए, मार्जिन भी उनका जीत का ज्यादा है रहा है। रवि ठाकुर ने तो अपनी जमानत तक खो दी है। तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री का अपने, हम चर्चा इसी पे कर रहे थे कि अपने जिले में क्यों नहीं चला, जबकि कहा गया जलवा नहीं चल पाया उनका, जो चलना चाहिए था। वहीं विक्रमादित्य सिंह की हार, जिसको माना जा रहा था बहुत कम मार्जिन पे रहेगी, वो भी ज्यादा चलेगी, क्योंकि मंडी जिला में जिसने पूरी तरह भाजपा का साथ दिया है, वहां से लोग ही नहीं है, जो नेता हैं वो 2-2 चुनाव हार चुके हैं, और ना कोई विधायक है, ना कोई चेयरमैन है, ना, क्योंकि खाली छोड़े रखा है 14-15 माह से, सरकार में किसी की नियुक्तियां नहीं की गई। यही हाल लगभग कांगड़ा का था, और भी हमीरपुर के अंदर भी कुछ लोगों को नियुक्तियां दे दी गई, कुछ को खाली छोड़ दिया गया। जो गगरेट में लाभ भी मिला, कहीं ना कहीं कुलदीप कुमार जी का लाभ मिला, हालांकि भाजपा ने डोरे डाल रखे थे, वो अगर चले जाते तो आज परिणाम कुछ और होते, लेकिन उनको रोक दिया गया। इसी तरह के और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं इससे सबक लेना पड़ेगा। खैर, भाजपा के तो सपने धूमिल हो चुके हैं कि वो अब दोबारा से सरकार बनाएगी, अब कोई बगावत करके दूसरे दल में जाने की भी कोशिश नहीं करेगा। फिलहाल सुक्खू सरकार को ये राहत है।
तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।